So this is lecture number 2 of ionic equilibrium, and in this part we are going to continue with the pH calculation of weak acid, and in this part we will study about Ordine effect and कॉमन आयन इफेक्ट। देखिए लास्ट क्लास में हमने पीएच का फॉर्मूला पढ़ा था नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। और अगर आपको पीएच दे दे और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस दे पूछे तो आप एंटी लॉग लीजिएगा। तो एंटी लॉग लेने के लिए 10 टू द पावर माइनस पीएच करिएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको बोला पीएच 2 है किसी सॉल्यूशन का, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बताइए, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ जाएगा 10 टू द पावर माइनस 2, ठीक है। सिमिलरली पीओएच होता है नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। और अगर OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन पूछे तो एंटी लॉग लेना, यानी 10 टू द पावर माइनस पीओएच। एंड नाउ वी विल स्टडी अबाउट ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ। देखिए ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ, जब भी ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में जो भी फॉर्मूला हम पढ़ेंगे उसको लगाने से पहले आप चेक करिएगा कि आपके पास जो भी सॉल्यूशन में गिवन होना चाहिए वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। यानी दिस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट या तो ये वीक एसिड हो सकता है एंड दिस कैन बी वीक बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग के लिए हम ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ में क्या कहता है कि अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास है एसिटिक एसिड CH3COOH, एक वीक एसिड है। वीक एसिड का जब आप एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं और आप क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते हैं। क्या करते हैं? डाइल्यूट करते हैं। तो CH3COOH का जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो इंक्रीज करता है। So according to this law, when solution of a weak electrolyte is diluted, then degree of dissociation of weak electrolyte increases. यानी कि degree of dissociation alpha is directly proportional to volume of the solution, root V. V क्या है? वॉल्यूम। तो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा, वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब मोर वाटर, यू आर एडिंग मोर एंड मोर वाटर, तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा। और आपको पता है कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम, और अगर आप वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा। तो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं रूट वी से, तो कॉन्सेंट्रेशन कम होगा 1 अपॉन रूट सी से, ठीक है। और अगर आप क्या करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते बढ़ाते वॉल्यूम क्या कर देते हैं, इन्फानाइट डाइल्यूशन कर देते हैं, तब जो अल्फा होता है वो 100% होता है, यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100%, या इसको 1 लेके चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि एक मोनोबेसिक वीक एसिड का कैसे पीएच कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए आपके पास एक मोनोबेसिक वीक एसिड है HA, इसका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। वीक एसिड है तो ये डिसोसिएट करेगा H प्लस A नेगेटिव में। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन C था 0,0, C में से C अल्फा जाएगा, H प्लस का बनेगा C अल्फा और A माइनस का बनेगा C अल्फा। तो यानी देखिए यहां पे जो H प्लस है उसका कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा है, और जितना H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन है, यानी H प्लस और एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है। ये बात इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो वो H प्लस के बराबर है। तो अब आप देखिए Ka एसिड है इसलिए हम Ka लिख रहे हैं। Ka को क्या बुलाते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट। Ka क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में कौन है H प्लस, A नेगेटिव, और रिएक्टेंट में कौन है HA। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन C अल्फा, A नेगेटिव का C अल्फा, तो C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन रिएक्टेंट का C माइनस C अल्फा, तो C कॉमन लेंगे तो 1 माइनस अल्फा, तो यहां से C खत्म। तो Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक मोनोबेसिक एसिड वो आ जाएगा C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब अल्फा ग्रेटर देन 5% आपको क्वेश्चन में गिवन हो, या 0.05 के बराबर हो अल्फा। लेकिन अगर अल्फा लेस देन 5% या इक्वल टू 5% है, या 0.05 है, तब हम 1 माइनस अल्फा को 1 के बराबर ले लेंगे, और जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वीक मोनोबेसिक एसिड का वो C अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां से डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा रूट अंडर Ka/C। और अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस निकालना है तो वो मैंने आपको बताया था वो C अल्फा के बराबर आता है, और इतना ही कॉन्सेंट्रेशन एनाइन का भी होता है।
अल्फा भी आप निकाल के आ चुके हैं रूट अंडर के ए बाई सी, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप इस सी को अंदर लेके जाइएगा तो सी स्क्वायर लेके जाइएगा, क्योंकि किसी भी बाहर वाले रूट को अंदर लेके जाना है तो उसको स्क्वायर में ले जाते हैं, तो सी सी कैंसिल। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया रूट अंडर के ए इंटू सी। के ए क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आ गया सी अल्फा या रूट अंडर के ए इंटू सी। और पीएच होता है नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, और पीके होता है नेगेटिव लॉग के ए, यानी पीके हो गया लॉग 1/K। तो यानी कि के ए बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा, और जितना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बढ़ेगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और यानी कि पीके और के उल्टा होता, तो के बढ़ेगा तो पीके डिक्रीज करेगा। और अगर आपको पीके दे दे और के पूछे तो आप ऐसे निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमने पढ़ा था वो वीक मोनो बेसिक एसिड के लिए पढ़ा था। ये सारा फॉर्मूला एक वीक मोनो एसिडिक बेस के लिए भी एप्लीकेबल है, ठीक है। जैसे आप जब बेस लीजिएगा वीक बेस, तो वहां के ए के जगह के बी आएगा, ठीक है। पी के ए के जगह पी के बी आएगा, पीएच के जगह पीओएच आएगा, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगा, और यहां पे H प्लस के जगह कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आएगा। तो सारा फॉर्मूला सेम है, डेरिवेशन सेम है। एक बार मैं आपको डेरिवेशन दिखा देता हूं। ये डेरिवेशन है, आप वीडियो पॉज करके इसको पढ़ भी सकते हैं। सिमिलरली ये भी फॉर्मूला सेम है जो हमने पीछे पढ़ के आया है। यहां इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आप वीक बेस का पीओएच निकालिएगा तो वो नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस कहां से आएगा? सी अल्फा या रूट अंडर के बी इंटू सी। फिर आपको पीएच अगर कैलकुलेट करना है तो आप क्या करिएगा, आपको पता है पीएच प्लस पीओएच जो होता है वो 14 होता है, तो पीओएच कैलकुलेट करिएगा, उसको 14 से माइनस करिएगा, तब आपके पास पीएच आएगा, ठीक है। यहां पीके भी निकाल सकते हैं। और यहां से देखिए, जब केबी बढ़ेगा, यहां से देखिए केबी बढ़ेगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ेगा, और अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस बढ़ेगा यानी बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। और केबी निकालना है, पीके भी दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और के ए यानी कि वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, के बी यानी वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अगर हम एक समरी लिखे वीक एसिड और वीक बेस में, तो वीक एसिड के लिए के ए डिफाइन करते हैं और वीक बेस के लिए के बी डिफाइन करते हैं। अगर आपके पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 5% से ज्यादा है या 0.05 से ज्यादा है तो के ए यूज करिएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सिमिलरली के बी यूज करिएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर अल्फा लेस देन 5% है, या आप यूं बोल दीजिए 0.05 से कम है, तब आप के यूज करिएगा सी अल्फा स्क्वायर और के बी यूज करिएगा सी अल्फा स्क्वायर। सी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, जो कि आपको क्वेश्चन में देगा। और वीक एसिड के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस सी अल्फा के बराबर होता है। सिमिलरली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस सी अल्फा के बराबर होता है। अल्फा रखेंगे यहां पे, क्या रखेंगे अल्फा? हाँ, या तो सी अल्फा लिख लीजिए या रूट अंडर के ए इंटू सी अल्फा लिख लीजिए या रूट अंडर के बी इंटू सी। के बी क्या है? डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, और पीएच होता है नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, तो यहां से पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली पीओएच यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, फिर अगर पीएच निकालना है तो 14 में से माइनस कर देंगे। तो ये समरी आपको याद होना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है 4 आपके पास ऑप्शन है और आपको बताना है कि ये इसमें से कौन ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो मैंने आपको बताया था कि ऑस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ सिर्फ और सिर्फ वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए वैलिड है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब या तो वीक एसिड हो सकता है या वीक बेस हो सकता है। तो अब आप पहचानिए इसमें वीक एसिड या वीक बेस कौन है। तो देखिए HCN, आपको पता है HCN वीक एसिड है, क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं स्ट्रॉन्ग एसिड के कुछ ही गिने चुने एग्जाम्पल होते हैं, जैसे HClO4, HCl, HBr, HI, HNO3, H2SO4, यही स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी इसके अलावा सब वीक है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस की भी बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपको पता है फर्स्ट ग्रुप यानी कि LiOH, NaOH, KOH, RbOH एंड CSOH,
ठीक है, ये सब क्या है, वो स्ट्रॉन्ग बेस है। फिर सेकेंड ग्रुप में एक BaOH होल ट्वाइस, ये सब स्ट्रॉन्ग है, बाकी इसके अलावा सब वीक है। तो HCN देखिए वीक एसिड है, तो ये ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को फॉलो करेगा। NH3 एक्वस, देखिए यहां पे एक कॉन्सेप्ट है, जब भी आपको NH3 एक्वस लिख के दे तो आपको पता है NH3 एक्वस मतलब NH3 वाटर में है, और NH3 क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके NH4OH बनाता है। तो NH3 एक्वस एक्चुअली में वो NH4OH है, और NH4OH क्या है, एक वीक बेस है, तो ये भी फॉलो करेगा। HNO2 वीक एसिड है, ये भी फॉलो करेगा। पर देखिए HBr क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, क्योंकि ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए क्वेश्चन में आपको बोला है, इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्वेश्चन में बोला है कि आपके पास एसिटिक एसिड है, और एसिटिक एसिड का आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है 0.2 मोलर, और इसका इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 300 ml, और इनिशियल इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो अल्फा गिवन है। आपको बोला कि इसमें कितना और वाटर मिलाए, कितना और वाटर मिलाए, कितना और वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलाए, ताकि एसिटिक एसिड का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो पहले अल्फा था वो 2 अल्फा हो जाए। तो आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट सी। ठीक है, तो अब आप देखिए यहां से आप रिलेशन बनाइए, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2 इक्वल टू रूट अंडर V1 अपॉन V2। अल्फा 1 कितना है, अल्फा 2 अल्फा करना है। V1 इनिशियल वॉल्यूम था 300, फाइनल वॉल्यूम यहां से अल्फा अल्फा खत्म, फाइनल वॉल्यूम आ गया 1200 ml, यानी कि पहले इसमें वाटर था 300 ml, अब आया 1200 ml, तो कितना और एक्स्ट्रा पानी मिला है, वही तो पूछा है। एडिशनल अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, तो एडिशनल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड निकालेंगे V2 माइनस V1, 1200 माइनस 300, तो 900 विल बी द आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि आपके पास एक एसिड है HA एक्वस, इसका आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, और आपके पास पीके वैल्यू गिवन है 7। तो आपसे पूछा है कि आप इसका अल्फा बताइए, पीएच बताइए, और इसमें जो एनायन है यानी A नेगेटिव उसका कॉन्सेंट्रेशन बताइए। तो पहले तो आप देखिए A नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन बताना है, तो मैंने आपको सिखाया था कि जो एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो सेम होगा H+ के बराबर। तो अगर आप H+ का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेते हैं तो वही एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। पहले देखिए आपको pKa गिवन है, आपको निकालना है Ka, तो Ka निकालने के लिए pKr गिवन है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं 10 to the power minus pK, तो यहां 10 to the power minus pK 7 है, तो आपके पास Ka आ गया 10 to the power minus 7। और अभी अभी आप अल्फा का फॉर्मूला पढ़ के आए रूट अंडर Ka अपॉन C, तो Ka आ गया कितना 10 to the power minus 7, कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर यानी कि 10 to the power minus 1। ठीक है, तो यहां से देखिए अल्फा आपके पास आ गया 10 to the power minus 3, जिसको अगर आप 10 to the power minus 3 को यानी इसको 1/1000 लिखिएगा इंटू 100 करिएगा इसको, तो यहां से आ गया अल्फा जो है वो 0.1 आ गया, यानी दिस इज लेस देन 5%। तो अगर लेस देन 5% है तब आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं आसानी से। और यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आपको पता है C अल्फा के बराबर होता है, यही एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन भी होगा। कॉन्सेंट्रेशन 10 to the power minus 1, अल्फा निकाल चुके हैं, आपके पास H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। फिर pH निकालने के लिए इसका नेगेटिव लॉग ले लीजिएगा, pH आ जाएगा, एनाइन का कॉन्सेंट्रेशन H+ के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपके पास अमोनिया है, उसका 1.7 ग्राम लिया हमने, इस अमोनिया को हमने वाटर में डिसॉल्व किया है, और बेसिकली सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो है 500 ml। तो आपसे पूछा है कि इस सॉल्यूशन का पीएच बताइए, अगर आपके पास NH4OH का Kb गिवन है 2 × 10 to the power minus 5। पहले तो ध्यान से सुनिए, अमोनिया को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो बेसिकली NH4OH के प्रेजेंस में होता है, यानी वीक बेस के प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो आपको पीएच निकालना है वीक बेस का, तो ओस्टवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ का फॉर्मूला लगाइएगा। पहले आप क्या करिए, यहां पे अमोनिया का कॉन्सेंट्रेशन निकालिए, तो कॉन्सेंट्रेशन होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, मोल होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो मास आपको अमोनिया का गिवन है 1.7 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट होता है अमोनिया का 17, तो यहां से मोल आ गया 1.7 × 17,
और वॉल्यूम आपको गिवन है 500 ml में है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास देखिए आ गया NH4OH का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 0.2 मोलर, और आपको Kb NH4OH का दिया है 2 × 10⁻⁵। तो अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकालना है तो उसके लिए आप ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ से फॉर्मूला पढ़ते हैं √Kb × C। Kb आपको गिवन है, C निकाल चुके हैं, तो आपके पास OH नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। फिर आप ये फॉर्मूला यूज करिएगा POH निकालने के लिए, नेगेटिव लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। OH नेगेटिव का यहां वैल्यू डालिएगा 2 × 10⁻³ इसका नेगेटिव लॉग, तो ये आ जाएगा 3 - log 2, तो POH का वैल्यू आ गया 2.70। आपको निकालना है pH, क्वेश्चन में आपको pH पूछ रहा है, तो pH + POH 14 होता है, तो pH निकालने के लिए 14 - 2.70 करिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको बोला है एक वीक मोनो एसिडिक बेस है, उसका pH आपको गिवन है 10.5 और आपको इसका कॉन्सेंट्रेशन भी गिवन है 0.1 मोलर। तो अगर आपके पास pH गिवन है 10.5 तो आप ये फॉर्मूला यूज करके pOH निकाल सकते हैं 14 - 10.5, तो pOH आ गया 3.5। आपसे पूछा है आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताइए वीक बेस का, यानी Kb बताना है। तो अगर pOH इतना आ गया तो आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव निकाल सकते हैं। pOH अगर गिवन है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव कैसे होगा 10⁻⁻ pOH, तो यहां से कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन आ गया 10⁻³ अब आपको पता है OH नेगेटिव आयन का कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला होता है √Kb × C। रूट को दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, ये आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव 10⁻³ 5.5 का स्क्वायर, Kb इंटू कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है 0.1, तो यहां से देखिए Kb आ जाएगा। Kb आ जाएगा तो आप Pkb निकाल सकते हैं नेगेटिव लॉग Kb लेकर के, और Pkb यहां से आ जाएगा। एक और इसमें कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, मतलब अलग से कॉन्सेप्ट है, H3PO4 को हम फॉस्फोरिक एसिड बुलाते हैं और H3PO2 को हम हाइपोफॉस्फोरस एसिड बुलाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक HF का एक्वस सॉल्यूशन है, यानी वीक एसिड का एक्वस सॉल्यूशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन है और इसका बोला कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट इसका जो आयोनाइजेशन है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन वो है 8%, तो आपको बताना है Ka ऑफ HF। अब देखिए यहां पे जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो है 8%, यानी अल्फा 8% है, जो कि ग्रेटर देन 5% है। और मैंने आपको सिखाया था कि अगर अल्फा ग्रेटर देन 5% है तो Ka निकालने के लिए या Kb निकालने के लिए आप बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं C⁴ 1 - अल्फा, ठीक है। तो यहां पे आप यही फॉर्मूला यूज करिएगा। तो अल्फा 8% गिवन है, यानी कि 8/100, यानी कि 8 × 10⁻², या इसको 0.08 भी लिख सकते हैं। तो यहां देखिए कॉन्सेंट्रेशन आपको है 0.1, यानी कि 10⁻⁻1 इंटू अल्फा है 8 × 10⁻² का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - अल्फा 0.08, तो आंसर आएगा। नेक्स्ट हम एक इंपॉर्टेंट सेक्शन बात करते हैं कि ये जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, इसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यानी कि अल्फा। ध्यान से सुनिए, एक तो अल्फा को नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट अफेक्ट कर सकता है। कैसे? अगर कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% आयोनाइज होगा, तो उसका अल्फा 100% होगा या 1 होगा, तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे डिपेंड करता है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अल्फा लेस देन 100% होगा, यानी लेस देन 1 होगा, ठीक है। ये पहला है फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दूसरा है डाइल्यूशन, जो भी अभी हम पढ़ के आए कि अगर आप डाइल्यूशन करते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाइएगा तो डाइल्यूशन करने से अल्फा बढ़ेगा, ठीक है। और कॉन्सेंट्रेशन कम करने से वॉल्यूम बढ़ता है तो अल्फा बढ़ेगा, तो दूसरा फैक्टर ये है। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाते हैं आप तो ये मॉलिक्यूल आसानी से डिसोसिएट हो सकता है, टूट सकता है, यानी इसका अल्फा बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वीक इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ता है। चौथा सुनिए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट का क्या मतलब है? देखिए अगर आप एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को वाटर में डिसॉल्व करते हैं या किसी और सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सॉल्वेंट वो वीक इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग सॉल्वेंट में अलग अलग टूटता है। जैसे फिजिकल केमिस्ट्री में जब भी हम सॉल्वेंट की बात करते हैं तो वो वाटर की बात करते हैं। सारा हम कैलकुलेशन, सारा फॉर्मूला हम सॉल्वेंट वाटर को मान के चलते हैं। क्यों?
क्योंकि अलग अलग सॉल्वेंट का म्यू अलग अलग होता है, और जैसे जैसे सॉल्वेंट का म्यू बढ़ेगा उस सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा बढ़ेगा। जैसे मैं आपको कुछ सॉल्वेंट का म्यू बताता हूं। H2O का म्यू 81, D2O का 79, C6H6 बेंजीन का 2.5 और CCl4 का 0। तो अगर आप एक इलेक्ट्रोलाइट को यानी HCl को वाटर में डिसॉल्व करिए और वही HCl को आप बेंजीन में डिसॉल्व करिए, जब आप HCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अल्फा 1 आता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और इसमें अल्फा 2 आता है। तो जिसका म्यू ज्यादा यानी वाटर का म्यू ज्यादा है बेंजीन से, तो इसमें अल्फा 1 ज्यादा होगा यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 ज्यादा होगा अल्फा 2 से। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर सॉल्वेंट का म्यू बढ़ता है तो उसका अल्फा बढ़ता है यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ता है। नेक्स्ट जो फैक्टर हम बात करेंगे वो है मिक्सिंग ऑफ आयंस। दो तरह का इफेक्ट हम इसमें पढ़ेंगे, कॉमन आयन इफेक्ट एंड ऑड आयन इफेक्ट। तो पहले समझते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, देखिए कॉमन आयन इफेक्ट को सीखने के लिए इस एग्जांपल को देखिए। आपके पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है यानी कि वीक एसिड है, इसका हमने एक्वस सॉल्यूशन लिया है। तो आपको पता है अगर ये वीक है तो ये पार्शली आयोनाइज होगा अपने अपने रेस्पेक्टिव आयंस में। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, इस वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं। सॉल्ट डाल लीजिए इसका, क्योंकि सारे सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो सॉल्ट डाल दीजिए। जैसे ही आप इसमें सॉल्ट डालते हैं तो आपको पता है सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 100% डिसोसिएट होगा, तो ये इस आयन में टूटेगा। ठीक है, याद रखिएगा मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, ये कैचिंग पॉइंट है ना। क्या है कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और उसमें देखिए कॉमन आयन आपको दिख रहा होगा CH3CO नेगेटिव। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिए प्रोडक्ट में ये कॉमन आयन बढ़ रहा है, और अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जियर प्रिंसिपल अगर कुछ चीज उसको बढ़ता है किसी भी डायरेक्शन में तो उसको नलीफाई करते हैं। तो प्रोडक्ट में ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटर्जियर प्रिंसिपल। अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा तो जो पहले था वो अब डिसोसिएट ही नहीं होगा, और अगर डिसोसिएट नहीं होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा डिक्रीज कर जाएगा। इसी को बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। तो इसको डिफाइन कर लेते हैं। So, common ion effect क्या कहता है? When a strong electrolyte having common ion is added in the solution of weak electrolyte, then alpha of weak electrolyte decreases, which is called as common ion effect. ठीक है? Odd ion effect क्या कहता है? When a strong electrolyte having odd ion is added in the solution of weak electrolyte, then alpha of weak electrolyte increases, which is called odd ion effect. तो odd ion effect में अल्फा बढ़ता है, याद रखिएगा, और common ion effect में अल्फा घटता है। अब दो पॉइंट बताता हूं मैं आपको जिससे क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखिए दोनों के लिए, कॉमन और ऑड आयन इफेक्ट दोनों के लिए, वन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट मस्ट बी वीक, यानी कि दो इलेक्ट्रोलाइट में एक वीक होना ही चाहिए, तब हम कॉमन और ऑड आयन इफेक्ट लगाएंगे। लेकिन अगर दोनों इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रांग हो गया तो ये दोनों इफेक्ट यहां ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा।